जी। कोविड के चलते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो बहुत से दावे किए जा रहे हैं इंसानी जानों को बचाने के लिए, लेकिन जिस पीएचसी में ये एंटी पीएचसी है, तो अब ये देखना यह है कि जिस जगह पे है क्या इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बराबर है। कैमरामैन से कहूँगा कोई वो पीछे दिखाएंगे, यहाँ भैंसें बंधी हुई हैं और एक बकरी भी है साथ, लेकिन अभी उनके आगे चारा नहीं है। अब चारा पीएचसी वालों ने डालना है या इनके घरों ने डालना है, इसका हम फैसला जो है वो अभी कुछ ही देर में करेंगे। दावा किया जाता है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, सरकारें बड़ा बड़ा दावा करती हैं कि हमारे पास इतने कमरे हैं, इतनी एक्सरे मशीनें हैं, इतनी लैब्स हैं, इतने हमारे पास ईसीजी हैं, लेकिन आज एक पूरे हिंदुस्तान में अजीबो गरीब एनडीपीएचसी दिखाऊंगा मैं आपको, जो एक कमरे पे मुश्तमिल है और वहाँ स्टाफ कितना है हम उससे भी बात करेंगे कि इस पीएचसी के अंदर क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए आम पब्लिक के लिए। दूर दराज का इलाका है, सुरनकोट से कमोबेश 12 किलोमीटर की दूरी पे है और रोड की इतनी खस्ता हालत है। अगर यहाँ से हामला औरत को एम्बुलेंस में डाल के सुरनकोट ले जाया जाए, मुझे लगता है आधे किलोमीटर के बाद उसकी डिलीवरी हो जाएगी। वो इसलिए कोई एम्बुलेंस के अंदर ही वो इतना तगड़ा इलाज नहीं करेंगे। ये सड़क जो खड्डे सड़कों में है, गाड़ी किस तरफ जा रही है, क्या जा रही है, ये मुझे लगता है कि ड्राइवर को भी अंदाज़ा नहीं होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद आज गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ, यहाँ कैसे पहुँचा हूँ ये मुझे पता है। अब मैं कोशिश करूँगा, हम पीएचसी के अंदर चलेंगे कि यहाँ देखेंगे कि पीएचसी के अंदर क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ जो है मेरे ख्याल फारूक साहब इंचार्ज हैं, हम उनसे बात करेंगे। फारूक साहब, कितना स्टाफ है आपके पास यहाँ? सर मेरे पास 8 आदमी हैं टोटल। अच्छा जी जी सर, 8 आदमी हैं। जी जी। तो इस वक्त जो ड्यूटी पे कितने हैं? सर ड्यूटी पे हम 2 हैं। हाँ। बाकी स्टाफ जो है वो जो सब सेंटर हैं उनमें जो है वो सारे उधर हैं, ड्यूटी पे हैं। एक बंदा हमारा जो है वो सैम्पलिंग पे है। हाँ। एक बंदा हमारा जो है वो सैम्पलिंग पे सुरनकोट है, एक इधर है जो गांव में सर्विलेंस और सैम्पलिंग होती है उस पर। अब बात की जाए जैसे कि एक पीएचसी की बिल्डिंग जो है ऊपर भी बन रही है, 6 सालों से वो किस मर्ज का शिकार है ये इन लोगों को भी पता नहीं है। तो यहाँ इनका कहना है कि जो स्टाफ है इनका वो इस वक्त काम पे लगा हुआ है, लेकिन कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो यहाँ की जो बिल्डिंग है वो दिखाएंगे। क्या ये सरकारी जो इदारे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं? स्टाफ ने या इंचार्ज ने ये चीज़ें पूर्ण नहीं करनी, ये इंतज़ामिया को सोचना है, सरकार को सोचना है। एक कमरे पे मुश्तमिल जहाँ 8 अफराद या 5 अफराद जो है वो एम्प्लॉई हैं, तो बैठेंगे कहाँ, कैसी जगह है, पेशेंट कहाँ बैठेगा, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रहेगी? ये फारूक साहब, ये अंदर क्या है? फारूक साहब, अब अंदर जहाँ आएंगे जहाँ मेडिसिन वगैरह रखी हुई है, तो यहाँ इसमें यह है कि हमारी जो बिल्डिंग है ये पिछले लगभग 45 साल से ज़्यादा टाइम हो गया इसको। हाँ। और हाँ जी जी। हाँ। ये एक रेंटेड बिल्डिंग है। हाँ। तो जो हमारी बिल्डिंग है वो तकरीबन 6-7 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ। उसकी जो चुकाट्स वगैरह उसकी डोर विंडोज़ है वो ख़त्म हो गई हैं। कई बार हमने रिमाइंड करवाया एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी यहाँ खस्ता हालत है। हाँ। हमारे पास बेड नहीं कि पेशेंट को इंजेक्शन लगाएं हम। हाँ। हमारे पास बिल्कुल पेशेंट टेबल रखने के लिए भी जगह नहीं है। हाँ। यही 40 साल पहला जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इस यहाँ पे ये अलमीरा एक रैक है। हाँ। इसी को हम मैनेज करते हैं और इसी से अपना वो जैसे है टाइम जो है पास करते हैं जैसे जैसे हमारा। अब कोविड का जहाँ हमारे पास इतना बर्डन है, 50-60 आदमी डेली साल से हमारी ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग की जो कंडीशन है वो आपके सामने है। ये रेंटेड बिल्डिंग है, तो 6 साल या 7 साल नियर अबाउट इतना हुआ है जो ऊपर हमारी बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी डोर और विंडोज़ जो हैं वो अब गल चुकी हैं।
जो बन रही थी। वाल प्लेट लेवल हो गया, लेकिन उसके बाद का काम क्यों नहीं हुआ ये हमें नहीं पता। तो हमारे जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर साहब हैं, उन्होंने बहुत बार हमसे इसके फ़ोटोग्राफ ज़रा मांगे, और वो फर्दर जैसे उनकी ज़रूरत पड़ी वो उन्होंने हम इंफॉर्मेशन हमसे लेके आगे हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने में वो लगे रहे। लेकिन हायर इंतज़ामिया जो है उन्होंने क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दिया ये हमें पता नहीं है, कोई फंड्स की कमी थी या क्या। लेकिन कंडीशन जो हमारी NTPHC की है वो ये है कि हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। साहब NTPHC जो है ना, ये है क्या बेसिकली, इसमें क्या क्या फैसिलिटी होती है? न्यू टाइप PHC होती है। पहले थी ये AD, ठीक है, एलोपैथिक डिस्पेंसरी। उसके बाद ये तकरीबन 10 साल हो गए, 8 साल इसे ये अपग्रेड होके इस वक्त NTPHC में है। लेकिन NTPHC में जो सामान होता है, अलग अलग रूम्स होते हैं, 22 बेड का वार्ड होता है, एक्सरे की अलग सेक्शन होती है, फार्मेसी की अलग सेक्शन होती है, रिसेप्शन होती है, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, एम्बुलेंस होती हैं, वहाँ पे MOs जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। हत्ता के स्टाफ के लिए अगर हमारे पूरे, आजकल हमारे साथ टीचर्स भी हैं जो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन में हेल्प करते हैं। तो वो सारा स्टाफ जब हम यहाँ इकट्ठा होता है सुबह, तो यहाँ पे हमारे पास वो अगर बैठेंगे तो जो हमारे पास वैक्सीन करवाने के लिए लोग आते हैं उनको हम बाहर लाइन में खड़ा करते हैं। तो 1 बाय 1 करके किसी तरह हम मैनेज करते हैं। सुबह हमारे पास काफ़ी रश था, लेकिन इस वक्त क्योंकि नमाज के बाद का टाइम है और तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पे अब रश कम हो गया है। लेकिन ये हालत है हमारी, तो हम खुद भी सफ़र कर रहे हैं और पब्लिक भी सफ़र कर रही है। बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ बिल्डिंग बन रही है, वो नहीं बनाई गई, 6 सालों से वो पता नहीं किस मर्ज का शिकार है, ये पता नहीं है। और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंसाफ नहीं है एम्प्लाई के साथ, क्योंकि 8 लोग हैं, बीच में साथ में कुछ टीचर्स भी हैं। ये एक ऐसी टीम है, इनके लिए जगह जो है वो मौजूद नहीं है। रही बात इंतज़ामिया की, इंतज़ामिया को मैं एक और चीज़ याद कराना चाहूँ कि न्यू टाइप ऑफ PHC लठूंग में भी है, जिसकी बिल्डिंग आपको मैंने बड़ी बात दिखाई है। उस बिल्डिंग के अंदर घास भी है, उस बिल्डिंग के अंदर लकड़ियाँ हैं, उस बिल्डिंग के अंदर जानवर रहते हैं। मुझे पता नहीं है कि इंतज़ामिया क्या कर रही है। आम लोगों को ये मिल के आवाज़ उठानी चाहिए अपने हक़ के लिए, सब लोगों के बचाव के लिए। अगर यहाँ से 12 किलोमीटर हम सुरनकोट जाके वैक्सीन वगैरह कराएंगे तो बड़ी दिक्कत है। अगर वो यहाँ हो रही है, ये एक अच्छा साइन है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अशद ज़रूरत है। ये बिल्डिंग कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है। यहाँ जो एम्प्लॉई हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। उनका ज़िम्मेदार कौन है? सवाल मेरा, डिसाइड पब्लिक करेगी। नाज़रीन, अहमद जू मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये न्यू टाइप ऑफ PHC की बिल्डिंग जो है वो किराए पे है। कितने अरसा से है, कितना किराया है, ये हम इनसे डिटेल से बात करेंगे। तो देखेंगे कि किराया वक्त पे मिलता भी है या नहीं। अब जानना ये है कि जो किराया इनको मिल रहा है, क्या डिपार्टमेंट उतना ही किराया ऊपर लिख के भेज रहा है? ये डिपार्टमेंट ने इस पर इंक्वायरी ज़रूर करनी है। अहमद जू साहब, कितनी देर से ये बिल्डिंग जो आपने अपना कमरा जो है किराए पे दिया हुआ? ये 35-40 साल हो गए हैं। 40 साल से आपने मुकम्मल जो है ये पूरा किराए पे दिया हुआ? पहले 200 रुपया देते थे। अच्छा, पहले 200। कितने साल तक 200 देते थे? 210 साल तक देते 10 साल तक। तो अभी कितना किराया है? अभी 900 है। 900 है। अच्छा, 900 है। 900 तो वक्त पे दे देते हैं? कभी साल के बाद, किसी 2 साल के बाद देते हैं, कभी 3 साल के बाद देते हैं। अच्छा, 3 साल के बाद देते हैं। तो नहीं, इसकी मरम्मत का अगर काम है तो कहीं आपने ये उनको कहा नहीं, या इसकी मरम्मत करवा दो या मेरा पैसा रिलीज़ करो, मैं इसकी मरम्मत कराऊँ? ये कभी भी गिर सकती है। कई दफ़ा कहा। हाँ। कहते हैं बजट ही नहीं है हमारे पास। हाँ। पैसा ही नहीं है, कहाँ से हम पैसा लाएं? सवाल ये भी उठता है, इसकी मरम्मत कहाँ कराएंगे? उनकी अपनी बुरी हालत है। इंतज़ामिया पे सवाल बहुत उठते हैं, लेकिन जवाब कौन देगा ये पब्लिक डिसाइड करे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। PHC सांगला की अगर बात की जाए, काफ़ी अरसा से तामीर के बाद काफ़ी अरसा हो चुका है, अभी मुकम्मल नहीं हुई। जैसा कि बिल्डिंग की बात की जाए, बिल्डिंग जो है लेंटर लेवल पे तैयार है। जैसे खिड़कियाँ, दरवाजे की चौकाठें जो हैं वो भी लगी हुई हैं, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो रही हैं, बोसीदा हो रही हैं। ये क्या वजूहात हैं कि इस कोविड
के दौर में भी अगर देखा जाए काफ़ी स्कूलों को खाली कराया जा रहा है, काफ़ी ऐसी इमारतों को खाली कराया जा रहा है कोविड सेंटर बनाने के लिए, लेकिन आज तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो पीएचसी थी, वो मुकम्मल नहीं हो पाई। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बात करने के लिए। हम बात करेंगे इनसे जानेंगे क्योंकि यहाँ के मुकीम है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम तैयब नज़ीर ख़ान है। तैयब खान साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये पीएचसी के जो हालात हैं ये धर्म भरम क्यों हैं? क्या आपके गांव में कोई सरकर्दा लीडर या कोई नुमाइंदा नहीं है जो आपकी बात इंतज़ामिया तक पहुँचाए? सर, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है। 3 पंचायतें आगे सांगला की, 2 गूंथल की और दंदी तड़ा की 1 पंचायत, ये कोई 6-7 पंचायतें 8 बनती हैं। तो इनको हॉस्पिटल बहुत दूर है। सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो बहुत दूर है हमारे यहाँ से। तो ये सुरनकोट से तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे पीएचसी का होना बहुत ज़रूरी था, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो पीएचसी का काम शुरू हुआ 2013 में इसकी टेंडरिंग होती है, 2015 में इसकी जगह अवेलेबल होती है डोनेशन बेस पे। तो 2015 एंडिंग में ये काम स्टार्ट होता है, 2016 एंडिंग में जो है ये लेंटर लेवल तक काम पहुंच जाता है। तो बदकिस्मती से जो यहाँ इसका टेंडरिंग हुई थी वो 60 लाख के करीब हुई थी। तो 60 लाख के बजाय यहाँ 30 लाख पे ही ये बिल्डिंग जो है क्लोज़ कर दी गई, क्योंकि जो 30 लाख था ऊपर वाला वो हमें भी नहीं पता कहाँ गया है। वो डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट वाले या डीसी साहब वो खुद बताएंगे कि यहाँ का पैसा कहाँ गया है। तो आज की महामारी के दौर में जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, आपने भी बात की है, तो उस दौर में स्कूलों को खाली करने के बजाय अगर इसी पीएचसी को तैयार किया जाता तो एक बहुत बड़ा इलाका जो है इसमें ज़ेर इलाज हो सकता था। बहुत बड़े लोग जो हैं, मुकीमी लोग जो हैं, कोविड का शिकार होते हैं, तो उनको यहाँ से सुरनकोट या राजौरी या श्रीनगर भेजने के बजाय यहाँ सांगला में ही इलाज होना चाहिए था। मगर बदकिस्मती से ये जो बिल्डिंग है 10 कमरों पर मुश्तमिल है। छोटी बिल्डिंग नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसमें टॉयलेट्स भी हैं, 6-7 टॉयलेट्स मैंने देखे हैं। तो बाकी लॉबी सिस्टम है, एक्सरे वगैरह मशीनों के लिए कमरे हैं, अलग अलग सिस्टम है। 3-4 कनाल पे फैली हुई ये बिल्डिंग है। तो इसका काम जो है रोक दिया गया, ना जाने क्यों रोका। और वो 30 लाख जो इसका बाकी था वो पैसा कहाँ गया? तो बिल्डिंग की खस्ता हाली हो रही है और इसकी खिड़कियों और दरवाजे जो हैं बोसीदा हो चुके हैं। बड़ी चीज़ है, ये एक सवाल या निशान है इंतज़ामिया के लिए कि अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो शुरू किए जाते हैं लेकिन वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचते। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि बिल्डिंग जो है लेंटर लेवल तक हो चुकी है, तो वो अभी काम मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं, हम जानना चाहेंगे इनसे कि क्या वजूहात रही। अब देखिए, हेल्थ, अगर यहाँ कोई बीमार हो जाता है इंसान, अगर किसी औरत की डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है तो लोगों का ये कहना था कि वो डिलीवरी उनकी रास्ते में हो जाती है, कि गाड़ियाँ जब चलती हैं तो रोड की, सड़क की इतनी खस्ता हालत है कि वो जंप लगने की वजह से डिलीवरी जो है वो रास्ते में ही हो जाती है। हम जानना चाहेंगे यहाँ के क्या वजूहात हैं, क्या मसाइल हैं ऐसे। आपका नाम? सईद मुजतबा जाफरी। जाफरी साहब, क्या ऐसे क्या मामलात हैं, क्या मसले हैं? इतनी खूबसूरत जगह है, इतना सेहत अफजा मकाम है यहाँ, लेकिन फैसिलिटी नहीं है। ये आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है या आप लोगों में या किस में कमी है? आप यहाँ एक चीज़ बनने के बावजूद भी वो पाए तकमील तक नहीं पहुँची। देखिए, हम सबसे पहले यही कहेंगे कि इसमें जो नाकामी है वो गवर्नमेंट की एक नाकामी है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है, यानी कि वो ग्राउंड लेवल पे आके देख नहीं रहे कि ग्राउंड लेवल पे कितना वर्क हो रहा है, क्या चल रहा है। जो भी फंड्स अवेलेबल आ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए अवेलेबल आ रहे हैं, उस चीज़ को जैसे ये लोग आधे रास्ते तक पहुंचा के उसके बाद वही फंड जाके दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर रहे हैं। एक जगह पे प्रॉपर वे पे पूरा काम हो ही नहीं रहा, तो ये गवर्नमेंट जाके दूसरी जगह पे काम कर रही है। आप ये देखिए तो कैसे चल सकता है सिस्टम। जैसे आपने रोड्स की बात करी है, अब देखिए यहाँ गाँव से सुरनकोट तक 12 किलोमीटर, सॉरी 12 किलोमीटर में जैसे कोई पेशेंट है, जैसे हॉस्पिटल की तो ये कंडीशन है, कोई हमारा एक पेशेंट बीमार हो जाता है, कोई जैसे आपने डिलीवरी का कहा है, वही केस मान के चलिए, रोड की ये कंडीशन है, तो वो जो डिलीवरी वाला पेशेंट कहाँ पहुँच पाएगा? सुरनकोट आप देख चुके हैं रोड का सारी। तो इसमें गवर्नमेंट को, यानी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। हमारे सीएमओ जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सीएमओ साहब के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो उनकी बात पे वो कर ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे भाई तुम क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। तो मेरा यानी यही आपसे भी रिक्वेस्ट है और गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो आपके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है आप इनको थोड़ा टाइट कीजिए और जो ग्राउंड लेवल पे जितने वर्क हैं उसको प्रॉपर वे से एक काम करके हम नेक्स्ट वे की तरफ जाइए। ओके, थैंक यू। बड़ी बात है ये इंस्टीट्यूशंस की अगर हालत देखी जाए, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों या हॉस्पिटल्स हों, तो खस्ता हालत है, बुरी हालत है। पता नहीं
इंतज़ामिया क्यों गफलत की नींद सोई है। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आकाश मलक को दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए RNA कश्मीर के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बुज़ुर्ग अली हैदर शाह साहब, जिनसे हम जानेंगे कि ये PHC जो है, ये हॉस्पिटल जो है, कब से शुरू हुआ, क्या नौयत थी और क्या वजूहात रही कि ये इसकी खस्ता हालत है। शाह साहब, कितनी देर से इसका काम शुरू हुआ, जब तामीर का काम शुरू किया गया? शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप इतने दूर एरिया में तशरीफ़ लाए। मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि यहाँ इसके काम शुरू हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं और डिस्पेंसरी को जहाँ मंजूर हुए लगभग 10 साल के करीब हो चुके हैं। यहाँ पहले कोई इसके लिए ज़मीन नहीं दे रहा था। जब मैंने अपने गांव की खस्ता हाली देखी तो मेरे पास भी तो उतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है कि मैं इसको इतने ज़ाया करता, लेकिन मैंने सिर्फ आवाम की बेहतरी के लिए एक अच्छी अपने से सोच रख के बच्चों से मशवरा किया कि भाई क्यों ना हम ही, अगर कोई आगे नहीं आता है तो हमें अल्लाह ने गुंजाइश दी है, हम करते हैं लोगों की बेहतरी के लिए कोई ऐसा कदम करते हैं जो इंशाल्लाह आए वक्त हमें कोई याद करेगा। तो मैंने ये 2 कनाल अराज़ी जो है ये अस्पताल के नाम तकरीबन मेरे अंदाजे में 2015 में दी है। 2015 के बाद इसका काम शुरू हुआ। मेरे ये ज़मीन पीछे भी अगर देखेंगे, मैं आपको रोकूंगा यहाँ, जो आपने ये जगह दी है इसकी कोई उजरत ली है या फी सबीलिल्लाह दी है? देखो जी, बात यह है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हाँ। पॉलिसी बाद में वाज़ेह होगी। मैंने अपनी तरफ से ये अस्पताल के लिए जगह दे दी है। ठीक है जी। अब इस जगह के बनाने में कम से कम मेरी 8 कनाल अराज़ी जो है इस वक्त काबिल ज़राअत अराज़ी जो है वो ख़राब हो गई है, जिसको आप पीछे से भी उसका फ़ोटो ले सकते हैं। इधर ये पड़ी है, ये भी आपको दिखाई देती है। ये सिर्फ इस जगह को प्लान करने के लिए इतनी ऊंचाई से काट के इसको प्लान किया, इसी गर्ज से किया कि और कोई जगह ऐसी प्लान थी नहीं 2 कनाल अराज़ी जहाँ से अवेलेबल हो सकती। तो मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त करके, यहाँ मेरा पूरा जंगल था, कम से कम मेरा 1000 पेड़ जो है वो ज़ाया हुआ है। अगर वो मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा 50 लाख से ऊपर मेरा नुकसान बनता है, लेकिन उतना मुझे कौन देगा। मैं ये सिर्फ इसलिए करता था कि आए वक्त में कोई याद करेगा, ये दुनिया किसी के काम आई नहीं, ये सब कुछ यहाँ ही रह गया है। बिल्कुल। चलो ये एक फीसबिल्लाह काम है का लोगों के, ये इतने फारफरंग एरिया में अगर ये अस्पताल बन जाता तो आज की इस हालत में अगर ये लोगों के काम नहीं आया तो कब आएगा। तो मैं इल्तिजा करता हूँ गवर्नमेंट से और इंतज़ामिया से और महकमे से, जो इसका मुतलका महकमा है, कि इसको जल्दी जल्दी तैयार करे ताकि लोग बेचारे जो मुसीबत में है इनके काम आ सके। मेरा तो यही, मैंने तो अपनी तरफ से करना, मैं अपनी तरफ अगर मैं चाहूँ अल्लाह के फजलो करम से मैं इस पर लेंटर इस वक्त भी डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे लेंटर डालने से ये इसका काम पूरा नहीं हो पाएगा। इस पर इस वक्त भी करोड़ रुपए का खर्चा, इसकी डबल छत बनना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से और मुतलका महकमा से कि इसको जल्द जल्द तैयार किया जाए। इसकी जो ये दीवारें ज़ाया हो रही हैं और इसके जो ये चौकाठें जो हैं ये ज़ाया हो रही हैं, इसको तकरीबन 3 साल हो गए ऐसी हालत में पड़े हुए, और एक साल के अंदर ये ख़त्म हो जाए, इसका ढांचा ये सारा जो ऐसे जो ढांचा ये ख़त्म होने वाला है। तो मेरी अर्ज़ है इसको जल्दी जल्दी तैयार किया जाए। चलो मेरा मसला उजरत का अलग है, मैं ये चाहता हूँ यही बच जाए, लोगों के काम आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है, अपनी अराज़ी किसी ख़ास मकसद के लिए देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे लोग भी आज हमारे समाज में मौजूद हैं बिना उजरत या गवर्नमेंट की, जैसे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो जी बिस्मिल्लाह। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इंतज़ामिया को भी ये चाहिए कि इतनी बड़ी जगह अगर इसकी को कैलकुलेट किया जाए, उनके नुकसान को कैलकुलेट किया जाए, जगह की कीमत लगाई जाए तो करोड़ों रुपये बनती है। लेकिन आपने इतना खर्चा करने के बाद भी जो इमारत है वो जूं की त्यों है। उम्मीद है इंतज़ामिया को गफलत की नींद से जल्दी सुबह होगी तो कहीं ना कहीं ये इन गरीब लोगों के काम होंगे। फालून दाफा बढ़ा सकता है आपकी प्रतिरोधक शक्ति। जानिए यह इतना प्रभावी क्यों है। हम आपका परिचय फालून दाफा या फालून गोंग से कराना चाहेंगे, जो मन और शरीर का एक उच्च स्तरीय साधना अभ्यास है। यह अभ्यास सत्य, करुणा और सहनशीलता के विश्वक सिद्धांतों पर आधारित है। फालून दाफा में 5 सौम्य और प्रभावी व्यायाम सिखाए जाते हैं जो हर उम्र के लोगों के लिए उपयोगी हैं। ये व्यायाम व्यक्ति की शक्ति नाड़ियों को खोलने, शरीर को शुद्ध करने, तनाव से राहत और आंतरिक शांति प्रदान करने में सहायता करते हैं। मन और शरीर का एक परिपूर्ण अभ्यास होने के कारण लोगों को कम समय में ही आश्चर्यजनक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। फालून दाफा के 5 व्यायाम संग्रह। व्यायाम 1, बुद्ध सहस्त्र हस्त प्रदर्शन व्यायाम। व्यायाम 2, फालून स्थिर मुद्रा व्यायाम।
व्यायाम 3, ब्रह्मांड के 2 छोरों का भेदन व्यायाम। व्यायाम 4, फालुन दिव्य परिपथ व्यायाम। व्यायाम 5, दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करने का व्यायाम। डॉक्टर लिली फेंग, प्रोफेसर इम्यूनोलॉजी, बेलोर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, टेक्सास के शोध के अनुसार फालुन दाफा बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में कारगर है। डॉक्टर लिली फेंग ने श्वेत रक्त कोशिकाओं न्यूट्रोफिल के जीवन काल और कार्य की जांच की, जिसमें पाया गया कि फालुन दाफा अभ्यासियों के न्यूट्रोफिल का इन विट्रो जीवन काल नियंत्रण समूहों की तुलना में 30 गुना अधिक था और वे बेहतर कार्यशील थे। यह बीमारियों के लिए प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य लाभ को दर्शाता है। फालुन दाफा को पहली बार 1992 में श्री ली होंगजे द्वारा चीन में सार्वजनिक किया गया। आज यह अभ्यास 100 से अधिक देशों में 10 करोड़ से अधिक लोगों में लोकप्रिय है। लेकिन दुख की बात यह है कि चीन, जो फालुन दाफा की जन्मभूमि है, वहां इसका दमन किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर में फालुन दाफा को 1500 से अधिक पुरस्कारों और प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया है। फालुन दाफा अभ्यासियों के स्वास्थ्य लाभ अनुभव आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं, लाइफ एंड होप रिन्यूड, द हीलिंग पावर ऑफ फालुन दाफा। फालुन दाफा अभ्यास की ऑनलाइन वर्कशॉप में भाग लेने के लिए फालुन दाफा इन इंडिया फेसबुक पेज पर रजिस्टर करें। फालुन दाफा की पुस्तकें और व्यायाम निर्देश आप इन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फालुन दाफा पूरी तरह निशुल्क सिखाया जाता है। कृपया इस अमूल्य जानकारी को साझा करें।